इनमें से कोई जिंदा नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने चारों की गर्दनें खंजर से काट दी हैं। अलिया ने हमें आगाह की। एजेंट ने टॉर्च को अंधेरे में घुमाते हुए आहिस्ता से कहा, इस टॉर्च से हवाई जहाज को स्पॉट दिखाना होगा। हमने वक्त देखा, 1 बजने में अभी 15 मिनट रहते थे। एजेंट कहने लगा, जहाज के आने का वक्त हो रहा है, तुम दोनों टीले वाले गार में जाकर छुप जाओ। मैं तखरीबकारों को साथ लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ जाऊंगा। मैंने इनको ठिकाने लगाने का सारा बंदोबस्त कर रखा है। जब तक मैं वापस ना हूँ तुम गार में ही रहना। 5 मिनट बाद आसमान पर हवाई जहाज की धीमी सी गूंज सुनाई दी। अपने एजेंट ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जहाज आ गया है। इसके साथ ही इसने वायरलेस सेट ऑन कर दिया और तखरीबकार तंजीम के कोड में जहाज के पायलट को पुकारा। जवाब भी कोड में ही आया। दोनों तरफ से 10 सेकंड तक सिग्नल्स का तबादला हुआ। फिर एजेंट ने वायरलेस सेट बंद कर दिया। ये दुश्मन ही का जहाज था। 6 के 6 तखरीबकार थोड़ी देर में नीचे उतरने वाले हैं। तुम फौरन गार में चले जाओ और पोजीशन संभाले रखो। अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो फायर खोल देना, लेकिन इसके लिए मेरी तरफ से परिंदे की मखसूस हंगामी आवाज़ का इंतज़ार करना। अब जाओ। हम दोनों वहाँ से हटकर गार की तरफ आए। एजेंट पीछे रह गया। अब आसमान पर जहाज एक खास दायरे में चक्कर काट रहा था। एजेंट ने नीचे से टॉर्च रोशन करके जहाज को सीक्रेट स्पॉट निशान दे ही दिया। हम गार के बाहर पत्थरों की ओट में शॉर्ट गनों से पोजीशनें संभाले बैठे थे। फिर जहाज में से एक बाद दीगरे 6 आदमी नीचे लुढ़क गए। कुछ देर तक नीचे आने के बाद इनके पैराशूट खुल गए और वह अंधेरी फिजा में इधर उधर तैरने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की तरफ आ रहे थे जहाँ एजेंट इन्हें टॉर्च की रोशनी दिखा रहा था। देखते ही देखते 6 के 6 तकरीबकार खुली जगह पर उतरे। तकरीबकार पैराशूटों के जरिए थोड़े थोड़े फासले पर उतरे। उन्होंने फ़ौरन अपने पैराशूट लपेट कर वहीं घास में छुपाए और एजेंट की तरफ बढ़े, जो पाकिस्तान के हर सूबे की मुकामी ज़ुबान बोलने में माहिर था। इनमें से एक पिस्तौल हाथ में लिए अपने एजेंट की तरफ बढ़ा और इसने ललकार कर कहा, हाथ ऊपर उठा लो नहीं तो गोली चला दूंगा। एजेंट जानता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं इन्हें ऐसा ही करने की हिदायत दी गई है। एजेंट ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, साथ ही कोड लफ्ज़ बोल दिया। तकरीबकार ने जवाब में भी एक ख़ास कोड लफ्ज़ पुकारा। दूसरी बार अपने एजेंट ने कोड लफ्ज़ बोला तो तकरीबकार ने अपने साथियों को आवाज़ देकर बुला ली। तकरीबकार टीम के चीफ ने कहा कि हमें बताया गया था कि नीचे 4 कमांडो हमें मिलेंगे, बाकी 3 का है। एजेंट अनाड़ी नहीं था कि वो घबरा जाता। इसने अपनी शॉटगन को सीलिंग के साथ कांधे पर डालते हुए करख्त लहजे में कहा, वो लोग आगे इंतज़ाम करने गए हैं। तुम लोग यहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं हो। यहाँ हर 1 घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है। मेरे पीछे चले आओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एजेंट ने वायरलेस सेट को वहीं झाड़ियों में छुपा दिया। तकरीबकारों के पास थैले थे जिनमें निहायत ताकतवर प्लास्टिक के छोटे बम और असला वगैरह थे। थैले उन्होंने अपने पीछे लटका रखे थे। एजेंट इन्हें लेकर इन पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया जिनके पीछे पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती थी। ये टोली 2 घंटे तक चलने के बाद खुफिया पहाड़ी रास्तों में से गुजरती एक ऐसी जगह पर आकर रुक गई जहाँ आगे वीरान इलाका था। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद 1 फरलांग पर है। एजेंट ने इन्हें आगाह किया, मैंने दूसरी तरफ के स्मगलरों को इतला कर दी है, वो तुम्हारे साथ मिले हुए हैं और मुझे सब ठीक है का सिग्नल देंगे। इनके सिग्नल आने पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तकरीबकारों के चीफ ने पूछा, तुम्हारे पास कोई वायरलेस नहीं, फिर तुम इनके सिग्नल कैसे मौसूल करोगे? एजेंट तंजिया अंदाज में कहने लगा, तुम बम रख कर पुल उड़ा सकते हो, मगर तुम सरहद पार करने के फ़न से नावाकिफ़ हो। ये एक दूसरी दुनिया है जहाँ कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। जब दूसरी तरफ से अपने आदमियों का सिग्नल आएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एजेंट टॉर्च हाथ में लेकर झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठ गए। तकरीबकार भी शहरियों के लिबास में इसके करीब भी बैठे थे। सबकी नज़रें सरहद की दूसरी तरफ लगी हुई थी। एजेंट को एक ख़ास सिग्नल का इंतज़ार था। इसने पहले ही से पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इतला कर रखी थी कि रात के इतने बजे वो दुश्मन के 6 तकरीबकारों को लेकर सरहद पर आएगा। यूं ही घड़ी की सुई ख़ास हिंसे पर पहुंची। पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने टॉर्च की रोशनी 2 बार जलाई बुझाई। एजेंट ने इस रोशनी को देखा तो तकरीबकारों के चीफ से मुखातिब हुआ, तैयार हो जाओ, हमारे आदमी आ गए। सरहद का ये इलाका इस वक्त बिल्कुल खाली है। जितनी तेज़ भाग सकते हो मेरे पीछे पीछे भागो। हमारी खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान में दुश्मन के भेजे हुए मुसल्लह तकरीबकारों का मुकम्मल खात्मा करने का तहैया किए हुए थे और ये सब कुछ इसी मंसूबे के तहत हो रहा था। जवानों को हुक्म दे दिया गया था कि रात को भारतीय सरहद की तरफ से आने वालों पर गोली न चलाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स इन्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है। 7 आदमी भागते भागते दोनों सरहदों का दरमियानी इलाका पार कर गए। एजेंट आगे आगे था। पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होते ही एजेंट ने सबको रुक जाने का इशारा किया। सब जमीन पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। एजेंट ने टॉर्च को एक बार फिर रोशन करके बुझा दिया। इसके साथ ही एक तूफान की तरह पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के मुसल्ले जवान चारों तरफ से निकले और उन्होंने सातों को अपनी स्टेन गनों की जद में ले लिया। तो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हो, खबरदार किसी ने ज़रा सी हरकत की तो इसे भून कर रख देंगे। फोर्स कैप्टन की धाड़ सुनाई दी। पाकिस्तानी जवानों ने सबको ज़मीन पर औंधे मुँह लिटाकर तलाशी ली और थैलों से प्लास्टिक बम, पिस्तौल और दूसरा असला बरामद कर लिया। सबके हाथ पीछे बांध दिए गए और इनकी आंखों पर पट्टी बांध कर इन्हें जीप के जरिए पीछे ले जाया गया।
जबकि एजेंट को वापस सरहद की तरफ रवाना कर दिया गया। हम इसकी वापसी तक गार में ही दुब के रहे। इसकी आमद पर हमने एक जगह गड़ा खोद कर चारों फौजियों की लाशों को दफन करके ऊपर पत्थर और दरख्तों की सूखी टहनियाँ बिखेर दी थी और वापस गार में आ गए थे। एजेंट ने दुश्मनों के वायरलेस के जरिए दिल्ली CIA हेडक्वार्टर को तकरीबकारों की चीफ की हैसियत से इतला कर दी कि हम अपने आदमियों की मदद से सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं और बहुत जल्द अपनी तकरीबकारियों का आगाज़ कर देंगे। वायरलेस सेट को बंद करके खाकी थैले में डाल दिया गया। अलिया ने वायरलेस सेट उठा लिया। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि हम अब कहाँ जाएंगे। फिक्र न करो, हमारे रहने का पूरा इंतज़ाम अलिया ने यहाँ कर दिया है। हम यहाँ इसके मेहमान बनकर रहेंगे मगर गुमनाम होंगे। मेरा मतलब है कि हम दिन के वक्त अपने ठिकाने से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ रात को पहाड़ियों में निकल कर चहलकदमी कर सकेंगे। सुबह होने ही वाली थी। मशरिक की तरफ ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर दिन की अवलियन नीली रोशनी की लकीर उभर रही थी। अलिया हमें वहाँ से 1 मील के फासले पर एक पहाड़ी गार मिले गया जिसके बाहर एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। गार के मुंह तक जाने के लिए चश्मे के पत्थरों पर पाँव रख कर जाना पड़ता था। गार का मुंह तो तंग था मगर अंदर से काफ़ी कुशादा था। दीवारों में अंदर की तरफ से कई खूह बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। गार के मुंह से आने वाली दिन की रोशनी बहुत कम अंदर तक पहुँच रही थी। गार तक आते आते दिन निकल आया था। अलिया ने मुझे कहा, तुम्हें यहाँ सिवाय इसके कि तुम दिन के वक्त चश्मे से आगे न जाओगे और कोई तकलीफ ना होगी, और मैं समझता हूँ कि तुम पाकिस्तान की सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे। मैंने कहा, अलिया भाई, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एजेंट ने वायरलेस सेट को दीवार के एक शुगाफ में अंदर की तरफ धकेल कर इसके ऊपर सूखी घास डालते हुए कहा, अलिया, इस नौजवान से तुम्हारा पूरा तारुफ अभी नहीं हुआ। ये एक तूफानी कमांडो है। जब मैं तुम्हें इसके कारनामों की दास्तानी सुनाऊं तो तुम दंग रह जाओगे। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं अलिया के साथ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ के हालात का भी जायज़ा लेना है। हो सकता है भारतीय हुकूमत ने यहाँ से मकामी तकरीबकारों को पाकिस्तान में दाखिल होने का भी कोई नापाक मनसूबा बना रखा हो। हमें इसे भी जान की बाजी लगाकर नाकाम बनाना होगा। अलिया तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पास शॉटगन और पिस्तौल रखे जा रहे हैं। मैं गार में ही बैठ गया। इस किस्म की मशकों का मैं आदी था। जब बैठे बैठे थक गया तो लेट गया। रात भर का जागा हुआ था। मुझे नींद आ गई। काफ़ी देर तक सोया रहा। दोपहर के वक्त अलिया ने आकर मुझे जगाया। वो अपने साथ मेरे लिए कैथली में चाय और पतीली में खिचड़ी लाया था। अभी तुम्हें 2-4 रोज़ इसी जगह रहना होगा। इसने मुझे बताया, आसपास अगरचे कोई आबादी नहीं है। दूर एक टिब्बे के पीछे गोजरों का छोटा सा गाँव है, मगर वो लोग अपने गायें और भेड़ बकरियाँ चराने इधर नहीं आते। इसकी एक वजह यह भी है कि इस गार के बारे में अजीबी बातें मशहूर हैं। फिर भी तुम्हें यहाँ होशियार होकर रहना होगा। मैं भी गार के मुँह पर खुश्क टहनियाँ डाल दूँगा। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनते हुए खिचड़ी खाने में मगन था, जो बड़ी मज़ेदार थी। जाने से पहले इसने गार का मुँह टहनियों से छुपा दिया। शाम तक मैं गार में ही रहा। मुझे अलिया की वो बात याद आ गई कि ये गार आसेबी है। क्या यहाँ कोई जिन भूत रहता है? मैं जिन भूतों का कायल नहीं हूँ। कोई भी बामल बहादुर आदमी जिन भूतों पर एतकाद नहीं रख सकता, लेकिन यह बात ज़रूर मेरे जहन में थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रूह अपने अमाल की वजह से दुनिया में ही भटकती फिरती है। ये बात मुझे मेरे तमिलनाडु के दोस्त और साथी सुधार रंगनी ने एक बार बताई थी। इसने कहा था, हम हिंदू आवागोन को मानते हैं, इसलिए हम पर इसका असर है। मरने के बाद हमारी रूह अपने अमाल के मुताबिक किसी दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये जिस्म इंसान का भी हो सकता है और किसी जानवर या कीड़े मकोड़े का भी, लेकिन किसी हिंदू औरत या मर्द की रूह गुनाहगार हो और इसने ज़िंदगी में किसी को बेगुनाह कत्ल किया हो तो इसकी रूह ख़ास मुद्दत तक दुनिया में ही भटकती रहती है। मैं सुधार रंगनी के बारे में सोचने लगा। इस सांपों वाली जंगली वहशी लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई थी। सोचते सोचते नींद आ गई। जब आँख खुली तो रात का अंधेरा गार में छा चुका था। मैं उठकर गार के मुँह तक गया। टहनी को एक तरफ करके गार से निकला। पत्थरों पर बैठकर चश्मे के बहते पानी से मुँह हाथ धोए, पानी पिया और वापस गार में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद अलिया मेरे लिए खाना और चाय लेकर आ गया। एजेंट ने पैगाम दिया है कि वो कल दोपहर के बाद आएगा। मैं इसके साथ नहीं होऊंगा, मुझे कुछ और इंतज़ाम करना है। थोड़ी देर बाद वो बर्तन लेकर वापस चला गया। मैं दीवार के शुगाफ के सामने ज़मीन पर नीम दराज था। रात गहरी होती गई। गार के बाहर दरख्तों पर बोलते परिंदों की आवाज़ें एक एक करके खामोशी में डूबती चली गई। मुझ पर भी गनूदगी तारी होने लगी। अचानक मुझे गार के बाहर आहट सी सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी और जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। ये इंसानी कदमों की चाप थी। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कोई टहनियों को हटा रहा था। मैं समझा अलिया या अपना एजेंट आया है। मैं अपनी जगह से बाहर निकलने ही लगा था कि कुछ सोचकर वहीं बैठ रहा। मुझे 2 इंसानी साए गार में दाखिल होते नजर आए। पिस्तौल पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं किसी भी वक्त बड़ी आसानी से इन दोनों को भून सकता था। अचानक मुझे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। मैं कुछ चौंका। इनमें एक औरत थी। अब मुझे औरत की सरगोशी की आवाज़ सुनाई। वो सहमी हुई थी, शायद मर्द को बता रही थी कि यह जगह भारी है। मर्द ने सरगोशी में औरत को कुछ कहा। मुझे इनके अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। वो दोनों मुझसे बमुश्किल 6-7 कदमों के फासले पर गार की दीवार के साथ लगकर बैठे थे।
वो आपस में बातें कम और प्यार मोहब्बत ज़्यादा कर रहे थे। मैंने पिस्तौल वाला हाथ पीछे खींच लिया और इनके गार से वापस जाने का इंतज़ार करने लगा। ये बात मुझे मालूम थी कि अगर मेरी तरफ से कोई हरकत की आवाज़ आई तो दोनों इसे गार का सेब समझकर भाग जाएंगे और मैं इनके रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। जाहिर है कि इन्हें गाँव में या जहाँ भी वो रहते थे एक दूसरे से मोहब्बत करने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए वो रात को छुपकर इस आसिबी गार में आ गए थे। मेरे हिसाब से वो कोई आधा घंटा गार में रहे, फिर वो उठे और गार के मुंह की तरफ बढ़े। मैं अंधेरे में इनके साए देख रहा था। वो गार में जिस जगह से अंदर दाखिल हुए थे वहीं से बाहर निकल गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपने खुफिया ठिकाने में पाँव फैला दी। फिर मैं सो गया। दूसरे दिन अलिया मेरे लिए चाय वगैरह लेकर आया तो मैंने इसे रात वाला वाक़या बताने की ज़रूरत महसूस न की, क्योंकि इसका हमारे मिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अपनी जगह दिखाऊंगा। ख़तरे के वक्त तुम वहाँ जाकर छुप सकते हो, अलिया ने मुझे बताया। मैंने अपने एजेंट के बारे में पूछा तो वो कहने लगा इससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसने भी हिदायत की थी कि मैं तुम्हें अपना दूसरा ठिकाना दिखा दूँ, तुम चाय पीकर बाहर आ जाना। मैं बाहर खड़ा हूँ। अलिया गार से निकल गया। मैं चाय ख़त्म करने के बाद बाहर जाने के लिए उठा तो मुझे ज़मीन पर कोई शाय चमकती हुई नजर आई। झुककर देखा तो वो नीले नगीनों वाला कानों का बिंदा था। जम्मू में चांदी का ऐसा बिंदा लड़कियां आमतौर पर पहनती हैं। मैं समझ गया कि ये इसी लड़की का बिंदा है जो रात को वहाँ अपने महबूब के साथ आई थी। मैंने बिंदा उठाकर जेब में रख लिया और गार से निकला। अलिया ने गार के सुराख को सरकंडों से बंद कर दिया और मुझे साथ लेकर पहाड़ी रास्ते से अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। अलिया भी मेरी तरह देहाती किसानों के लिबास में था। एक खंजर और पिस्तौल इसने भी अपने कपड़ों में छुपा रखा था। घाटियों के दरमियान चलते हुए हम एक खुली जगह पर निकल आए। चंद कदम चलने के बाद एक पहाड़ी नाला आ गया। शफाफ पानी पत्थरों से टकरा कर उछल रहा था। वो मुझे महफूज रास्ते से लिए जा रहा था। मैं रास्ते को जेब में बिठाए हुए चल रहा था। दोपहर तक हम इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे। एक जगह बैठकर हमने जवार की रोटी खाई जो अलिया पोटली में बांध कर अपने साथ लाया था। थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे चल पड़े। अब हम एक ऐसी पहाड़ी की ढलान उतरकर छोटी सी वादी में दाखिल हो गए थे, जहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह जवार और बाजरे के खेत हवा में लहरा रहे थे। यहाँ सेब और खुबानियों के बाग थे। अलिया इन बागों से बचकर चल रहा था। अब कहीं कहीं पहाड़ी मकान नजर आने लगे थे। ये सीधी छतों वाले मकान थे। अलिया एक घाटी में उतर गया। मैं इसके पीछे पीछे था। एक जगह वो रुक गया। मुझे एक लकड़ी के मकान का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। अलिया ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेवा बहन का मकान है। वो अपनी बेटी जैन के साथ अकेली रहती है। हम इसे अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्से का अनाज चावल वगैरह दे देते हैं। मेरी भांजी कल से अपनी फूफी के गांव गई हुई है। आज या कल वो आ जाएगी। दोनों माँ बेटी मेरी तरह कश्मीर की खुफिया जंग आज़ादी की मुजाहिद ख़वातीन हैं। तुम्हारे बारे में मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमने इन्हें अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया। लकड़ी के देहाती मकान के अकब की चढ़ाई चढ़कर हम मकान के छोटे से सहन में आ गए। कोठरी का दरवाज़ा खुला था। किसी औरत की मजबूत आवाज़ आई, कौन है बाहर? मैं हूँ जीनत बहन। जीनत कोठरी से बाहर निकल आई। वो 40-45 बरस की एक मजबूत काठी वाली कश्मीरी औरत थी, जिसने लंबा फरन पहन रखा था। कानों में चांदी की गोल बालियाँ थी। रंग सुर्ख सफ़ेद था और सर पर नीला रुमाल इस तरह बंधा था कि बाल चुप गए थे। जीनत ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और अपने छोटे भाई अलिया की तरफ देखा। अलिया ने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा, हाँ जीनत आपा, यही वो परदेसी है। जीनत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मुझे कोठरी में बुला लिया। इसने फ़ौरन हमारे लिए चाय तैयार की। अलिया ने कहा, जीनत आपा, इस नौजवान कमांडो के बारे में मैं जो कुछ तुम्हें बताना था बता चुका हूँ। अभी एक दूसरी जगह अपने मिशन के लिए काम कर रहा है। अगर अपने मिशन के दौरान यह खतरे में घिर गया और वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब हो गया तो ये सीधा तुम्हारे पास आएगा। तुम इसे फ़ौरन छुपा दे। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने गवान है अलिया, सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अलिया ने पूछा कि जैन कब वापस आ रही है? जीनत ने बताया कि वो कल शाम तक वापस आ जाएगी। अलिया कहने लगा, आपा अब जैन की शादी कर डालो, वो काफ़ी जवान हो गई है। फूफा के बेटे से ही ब्याह दो इसे। जीनत संजीदा हो गई। समावार में से चाय प्याली में डालते हुए बोली, मैं तो तैयार हूँ, मगर फूफा जहेज में मेरा ये मकान भी लिखवाना चाहते हैं। मैं ये मकान देकर बेघर नहीं होना चाहती। दोनों बहन भाई कुछ देर घरेलू मसाइल पर बातें करते रहे। शाम तक मैंने वहीं आराम किया। जब शाम का अंधेरा वादी में चारों तरफ फैल गया तो अलिया मुझे लेकर वापस गार की तरफ चल पड़ा। कहने लगा, मैं अंधेरे में तुम्हें इसलिए लेकर चला हूँ कि तुम अंधेरे में भी इस रास्ते से वाकफियत हासिल कर लो। मुमकिन है कभी तुम्हें रात के वक्त भाग कर यहाँ आना पड़ जाए। मैंने इस सारे पहाड़ी रास्ते को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। शाम के वक्त हम जीनत के घर से चले थे। रात आधी गुजर चुकी थी कि हम वापस गार में पहुँचे। अलिया थोड़ी देर बाद ये कहकर वापस चला गया कि सुबह आऊँगा। मैंने इनसे पूछा, तुम्हारी बहन का घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, फिर तुम मेरे लिए गर्म चाय और रोटी वगैरह कहाँ से लाते हो? अलिया बोला, तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। हम अपनी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, इस किस्म के इंतज़ाम करने ही पड़ते हैं, लेकिन हम इनके बारे में बता नहीं सकते। अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। अलिया चला गया।
मैं दीवार के शगाब में खुश्क टहनियों के पीछे घुसकर नींद दराज हो गया। रात गुजर गई और फिर अगला दिन भी गुजर गया। शाम के बाद जब वादी पर रात उतरी तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अभी तक अलिया आया था ना एजेंट। आज रात इन दोनों को आना था। कुछ और रात गुजर गई, फिर बाहर से परिंदे की मखसूस बोली सुनाई दी। एजेंट आ गया था। मैं उठकर गार के सरकंडों तक गया। मैंने भी जवाब में परिंदे की बोली बोलकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद सरकंडे एक तरफ हट गए। अलिया और एजेंट अंदर आ गए। एजेंट तेजी में था, सीधा वायरलेस सेट की तरफ गया। टहनियों की ओर से बाहर निकाल कर इसे ऑपरेट करते हुए बोला, भारतीय तकरीबकारों की एक 6 रुकनी टीम मेरे कहने पर आज रात ड्रॉप होने वाली है। हमें इनको ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेट करके एजेंट ने कोड जुबान में दिल्ली इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर से बातें शुरू कर दी। 15-20 सेकंड तक इनके दरमियान सिग्नल्स का तबादला होता रहा। फिर इसने वायरलेस सेट बंद कर दिया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर इस पर साइलेंसर चढ़ाते हुए बोला, हम एक एक करके इन तमाम तरबियत याफ्ता भारतीय कमांडोज को ज़मीन में ही दफन कर देंगे। अलिया ने भी अपनी पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ा लिया। थैले में से शॉटगन निकाल कर चेक की गई। एजेंट कहने लगा, वक्त वही रात के 1 बजे का है। ठीक 1 बजे इंडियन एयरफोर्स का तैयारा आकर 6 तकरीबकारों को ड्रॉप करेगा। इसने मेरी तरफ देखा। तुम पहले की तरह घात लगाकर बैठोगे और हमें कवर दोगे। खतरे के वक्त तुम फायरिंग शुरू कर दोगे। अलिया इस बार मेरे साथ होगा। इसने हमें बताया कि इन लोगों का इरादा 15 रोज़ बाद तकरीबकार ड्रॉप करने का था, लेकिन एजेंट ने बताया कि हंगामी हालात के तहत कुछ मजीद तकरीबकारों का आज रात ड्रॉप किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम बातों के साथ साथ टॉर्च जलाकर घड़ी भी देख लेते थे। जब रात के ठीक 12 बजे तो अपने एजेंट हमें साथ लेकर गार से निकल आए। हम रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से गुजरते पुराने खुफिया मुकाम पर पहुँच गए। अलिया ने वायरलेस सेट कांधे पर उठा रखा था। पहली रात की तरह एक ख़ास जगह पर वायरलेस सेट रख दिया गया। टॉर्च एजेंट ने अपनी जेब में डाल ली और मुझे हिदायत की कि मैं गार की जानी पत्थरों में मोर्चा संभाल लूँ। मैंने ऐसा ही किया। शॉटगन उठाई और थोड़ी दूर मैदान के किनारे पत्थरों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ गया। अलिया और एजेंट ड्रॉप स्पॉट पर ही बैठे रहे। ठीक 1:45 बजे आसमान पर हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ट्रिगर पर उंगली जमा दी और आसमान की तरफ देखने लगा। सितारों भरे आसमान पर मुझे जहाज़ की आवाज़ ही सुनाई दी। मुझे ड्रॉप स्पॉट की तरफ से अपने एजेंट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो वायरलेस पर जहाज़ के पायलट से बातें कर रहा था। मेरी निगाहें आसमान पर लगी थी। अब मुझे जहाज़ का साया 7 चक्कर लगाता नजर आने लगा। जहाज़ ने हमारे ऊपर 2-3 चक्कर लगाए और एक तरफ को वापस चला गया। मैं इंतज़ार करने लगा कि अब इंडियन तकरीबकार पैराशूटों के जरिए छलांगे लगाते हैं, अब लगाते हैं, मगर कोई पैराशूट के जरिए नीचे न गिरा। मुझे फिक्र लगी। अचानक फिजा मशीन गन्नों की गोलियों से गूंज उठी। मशीन गन्नें अलिया और एजेंट के पास नहीं थी। मुझे अंधेरे में एक तरफ से कितने ही इंसानी साए दौड़ते हुए ड्रॉप स्पॉट पर हमला करते नजर आए। साथ ही फिजा में रोशनी का गोला ज़मीन से फायर किया गया और सारा इलाका रोशन हो गया। मैंने अलिया और अपने एजेंट को देखा। इन्हें इंडियन फौजियों ने स्टेन गनों के जद में ले रखा था। दोनों के हाथ सिरों से बुलंद थे। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और मेरे फायर करते ही वो बड़ी आसानी से मुझे भी हलाक कर सकते थे। मैं परेशानी के आलम में पत्थरों के नीचे से सर निकाले अपने एजेंट को कुछ कहते देख रहा था। इसके अल्फाज मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। देखते देखते अलिया और एजेंट को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। इनके हाथ पीछे बांध दिए गए और इन्हें धकेलते हुए पीछे टीले की तरफ ले जाने लगे। एक भारतीय अफसर चिल्लाया, पीछे देखो, इनका कोई साथी भी होगा। ये सुना था कि मैंने पीछे ढलान पर छलांग लगा दी और लुढ़कता हुआ नशीब की झाड़ियों में जा गिरा। वहाँ से उठा और तेज़ी से अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरे पीछे कोई भारतीय फौजी आ रहा है या नहीं। रास्ते से मैं वाकिफ़ था। मेरा रुख गार वाले ठिकाने की तरफ था, जो वहाँ से 2 फरलांग करीब आके था, मगर मैं गार में नहीं जाना चाहता था। जब मैं गार के सामने इस जगह पहुँचा जहाँ पहाड़ी चश्मा बह रहा था, तो गार में दाखिल होने की बजाय मैं चश्मे के पत्थरों पर पाँव रखता गार वाले टीले के अकब में आ गया। यहाँ से एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता टीलों के बीच में से होता हुआ शुमाल में पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। मैं इस पहाड़ी रास्ते पर आ गया और जितनी तेज़ भाग सकता था भागने लगा। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते हैं। इन पर भागना इतना आसान नहीं, फिर भी जवानी का खून था और जिस्म मजबूत था। मैंने रात के अंधेरे में काफ़ी रास्ता तय कर लिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे की हद से दूर निकल आया हूँ, तो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था, मैं हाँप रहा था। 2 मिनट बैठकर सांस को ज़रा दुरुस्त किया और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा आगे रवाना हो गया। मैं बाकी सारी रात पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। अपनी यादाश्त और अंदाजे में पू फटने से पहले इस इलाके से निकल आया था, जहाँ से दुश्वार गुजार रास्ता अलिया की बहन के घर को जाता था। मेरे लिए छुपने की वही एक जगह थी। इस इलाके को भारतीय फौज ने ज़रूर अपने घेरे में ले लिया होगा और दिन निकलने के बाद मैं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि सिवाय अलिया की बहन के मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था और ऐसी हालत में किसी गाँव का रुख करना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। मैं भटकता हुआ जीनत के गाँव तक पहुँच गया और एक मोड़ घूमा तो सामने ही मुझे इसके मकान का एक भी हिस्सा नजर आने लगा। मैं चढ़ाई चढ़ गया। वो मुझसे 50 कदम दूर था। आहिस्ता आहिस्ता चलता मैं मकान तक पहुँच गया और सेन में से गुजर कर कोठरी की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से जीनत नमूदार हुई। इसके हाथ में पीतल की घड़ी थी।
मुझे देखकर एक पल के लिए ठटकी, पीछे देखा, फिर मुझे कोठरी में जाने का इशारा किया और खुद ऊंची आवाज़ में बकरी को आवाज़ें देने लगी। कोठरी में घुसते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और चारपाई पर गिर गया। शॉटगन के मेज़ के अंदर से निकाल कर मैंने चारपाई के नीचे रख दी। बाहर कुछ देर तक जीनत की आवाज़ आती रही, फिर दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गई। सबसे पहला सवाल इसने अलिया के बारे में किया। इसे इंडियन फौज ने पकड़ लिया है। अपना एक और आदमी भी पकड़ा गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ हूँ। जीनत ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे आहिस्ता बात करने का इशारा किया और दूध से भरी हुई गड़वी मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, दूध पियो, मैं अभी आती हूँ, बाहर मत निकलना। गड़वी में बकरी का जाग भरा दूध था। इसमें से ताज़ा दूध की खुशबू उठ रही थी। मैंने आधी गड़वी खाली कर दी। जीनत दोबारा अंदर आई तो मैंने इससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए बहन। अलिया गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय फौज के आदमी यहाँ ज़रूर छापा मारेंगे। जीनत बड़े पुरतमाल लहजे में बोली, मेरे भाई से वो लोग कुछ मालूम न कर सकेंगे। वो मर जाएगा मगर मेरे और अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं इसे जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। ये बंदूक कपड़े में लपेट कर अपने साथ ले लो। जीनत मुझे मकान के पीछे से निकाल कर नीचे नशीब में ले आई, जहाँ नाला बह रहा था। नाले के किनारे किनारे चलते हम कुछ दूर गए तो वहाँ एक जगह पहाड़ी दीवार में काफ़ी बड़ा शुगाफ था। यहाँ जीनत ने अनाज वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई थी। शुगाफ के मुंह पर लकड़ी का पुराना तख्ता कब्जों से जड़ दिया गया था। यह दरवाज़ा बड़े बड़े पत्थरों की ओट में कुछ इस तरह छुप गया था कि बाहर से इसे कोई नहीं देख सकता था। दरवाज़ा खोलकर जीनत ने मुझे अनाज की बोरियों और लकड़ियों के ढेर के पीछे दरी बिछाकर जगह बना दी और बोली, यहाँ तुम जब तक चाहे रह सकते हो। सिर्फ तुम्हें दिन के वक्त बाहर निकलना होगा। तुम्हें खाना रात के वक्त और मुंह अंधेरे मिल जाया करेगा। पानी का घड़ा मैं यहाँ रख दूंगी। मैं खामोशी से दरी पर बैठ गया। शॉटगन मैंने एक तरफ लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दी। जीनत वापस आने का कहकर चली गई। मेरे लिए किसी जगह पनाह हासिल करना बड़ा ज़रूरी था। अपना एजेंट गिरफ्तार हो चुका था। चूँकि अलिया भी इसके साथ था, इसलिए मुमकिन था कि अलिया किसी तरीके से फ़रार होकर वहाँ आ जाए और अपने साथ एजेंट को भी ले आए। दूसरी तरफ यह ख़तरा भी था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इससे इसका अता पता मालूम करके यहाँ छापा न मारे। मैं अजीब अधेड़बुन में था। कभी सोचता कि यहाँ से निकल जाऊँ, फिर ख्याल आता कि यहाँ से निकल कर किधर जाऊँगा। अगरचे मेरा हुलिया मामूली प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक बदल गया था, ताहम यह सारा इलाका मेरा दुश्मन था और पुलिस दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर मद्रास तक मेरी तलाश में थी। मैं किसी वक्त कहीं भी फिरते हुए पकड़ा जा सकता था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जब तक अलिया और एजेंट की कोई इत्तला नहीं मिलती, मैं इसी जगह छुपा रहूँगा। यह जगह काफ़ी हद तक महफूज थी। अगर भारतीय फौजी जीनत के मकान पर छापा भी मारते तो इन्हें यह जगह नज़र नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।